मेरा सिर्फ एक एम है आज की तारीख में दिवेश कि कोई भी कैंसर पेशेंट को किस तरह हम उनकी सफरिंग मिनिमाइज कर पाए। मैं जानती हूँ कि अकेले मैं थोड़ा ही कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी एक फैमिली के साथ एसोसिएट होती हूँ, मैं जानती हूँ 100 में से शायद एक ही को मैं हेल्प कर पाती हूँ। उसको मैं पूरा पूरा, चाहे वो क्योर तक हो, क्योर के बाद भी मैं उनके साथ रहूँ, या वो डेथ तक, और डेथ के बाद बेरीवमेंट में भी उनको सपोर्ट करना। ये मेरी लाइफ का पर्पस है। एक चीज़ और भी मैं आपके साथ कहना चाहती हूँ, ये है कि कैंसर इज़ नॉट माई आइडेंटिटी, इट्स नॉट माई आइडेंटिटी, है ना। शायद कैंसर को सीढ़ी बना के मैंने अपना पर्पस फाइंड किया है। कैंसर को हाथ में पकड़ के नहीं चलती। कैंसर शायद मेरी फोर्स बना है, जिसने मेरे को एक शक्ति दी है, एक आई थिंक टू फुलफिल गाइडेंस, टू फुलफिल माय पर्पस। मेरे सामने आज जो बैठे हैं उनका नाम है वंदना महाजन। वंदना महाजन के बारे में एक लाइन में कहे तो वो कैंसर वॉरियर से लेके कैंसर कोच तक की उनकी जर्नी है। करीबन अगस्त 2023 में राष्ट्रपति महोदय मुर्मू द्रौपदी जी ने उनको अस्मिता आइकॉन के अवार्ड से सम्मानित किया था। कुछ रेयर तरीके का कैंसर उनको होता है। थायराइड कैंसर तो होता है, बट उसमें से हर्थल सेल कार्सिनोमा जो काफ़ी रेयर होता है और हाईली इन्वेसिव होता है। जब उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है तो आई एम गोइंग टू टेक यू टू द होल जर्नी ऑफ हर ओन कैंसर फाइटिंग डेज टू द करंट मोमेंट वेयर शी इज हेल्पिंग कैंसर पेशेंट्स, एंड दैट्स हर पर्पस। एंड आई वेलकम वंदना महाजन to this show. It's proud moment for me to have such a guest and to have you, my dear listeners, as well. शुरू करने से पहले कुछ बातें आप सबके साथ कैंसर के बारे में शेयर करना चाहती हूँ। आज भी हमारी सोसाइटी में कैंसर के अगेंस्ट बहुत बड़ा स्टिग्मा है। किसी को कैंसर हो जाए तो वो बीमारी से कम मरता है, लेकिन सोसाइटल एटीट्यूड से ज़्यादा मर जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी इसके बारे में अवेयरनेस रेज करें। और शायद आज से 20-25 साल पहले कैंसर का इलाज नहीं था, लेकिन आज एडवांस स्टेज का कैंसर भी, कुछ कैंसर हैं जिनका इलाज हो जाता है, और ज़िंदगी बहुत लोग एक बहुत नॉर्मल सी ज़िंदगी जीते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके इस बीमारी के बारे में जो मिथ्याएं हैं, जो इसके साथ एसोसिएटेड स्टिग्मा है, उसको ब्रेक करें, ताकि जो कैंसर से पीड़ित हैं या ट्रीटमेंट के थ्रू जा रहे हैं और उनके परिवार वाले, दे कैन फील बेटर सपोर्टेड। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एज अ सोसाइटी हम इकट्ठे आएँ और कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स कैंसर अवेयरनेस, कैंसर सपोर्ट, टॉक मोर ओपनली अबाउट इट। मैं आज भी बड़े लोगों को जानती हूँ दिवेश, जो बताना नहीं चाहते कि उनको कैंसर हुआ था। या तो खुद डरते हैं या उनको लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एज अ सोसाइटी इसके बारे में अवेयरनेस रेज करें। क्या मैं कहूँ इनके बारे में, एपिसोड की शुरुआत ही वो की मैसेज से करते हैं कि मेरा ये मैसेज है दिव्येश, कैसा लगा आपको? आगे सुनना चाहेंगे ना? मेरा हाथ पकड़ के रहना। आगे तो बहुत कुछ बताती है वंदना अपने दिन के बारे में। सुनना मेरे साथ, ठीक है? कब हुआ, कैसे हुआ? मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं और हम लोग नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड थे। जब मेरे को अपने गले पे, यहाँ पे अपने को स्कार दिख रहा होगा, यहाँ पे गिल्टी महसूस हुई मेरे को। हम लोग बहुत रिमोट जगह में पोस्टेड थे। 2009 की बात है, और मैं डॉक्टर के पास गई तो जनरली जो एटीट्यूड होता है, क्यों कैंसर डायग्नोसिस लेट होता है, क्यों लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है, क्योंकि छोटी जगहों में आजकल भी इस बीमारी के बारे में सही अवेयरनेस नहीं है। तो मेरे को भी बोला गया कि कुछ नहीं है, आपको गोइटर है, आपकी ज़िंदगी नॉर्मल
आगे चलेगी। फॉर्चुनेटली शायद भगवान रास्ता दिखाते हैं। तो उस टाइम मेरी बिटिया की छुट्टियां थी और हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला कि मेरे को एक रेयर प्रकार का थायराइड कैंसर है। मेरे को आज पता चला और मेरी 2 दिन बाद पहली सर्जरी शेड्यूल की गई। हाँ जी, पता ही नहीं चला उस टाइम कि क्या हो रहा है। जैसे एक क्लॉकवर्क माउस में चाबी भर देते हैं। हस्बैंड उधर से दौड़े दौड़े आए, ड्यूटी छोड़ के आए। तो पहली सर्जरी जब मेरी हुई तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, थायराइड कैंसर है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी हो सकता है ये कैंसर निकले ही नहीं। तो मेरा पहली सर्जरी जब हुई तो सर्जरी के बाद जब मेरे को होश आने लगा तो मैंने बोलने की कोशिश की तो मेरी आवाज़ नहीं निकली। आवाज़ की जगह मैंने मेंढक की तरह आई क्रोक्ड। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाने की कोशिश की लेकिन मैं बोल नहीं पाई, रो पड़ी। तब मेरे हस्बैंड मेरे पास आए और उन्होंने बोला मेरे को कि वंदू, सर्जन को लग रहा है तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स डैमेज हो गई हैं और शायद तुम कभी ना बोल पाओ। वो टाइम अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उस टाइम के बारे में सोचती हूँ। बिना बोले कैसे ज़िंदगी कट सकती थी। एक दिन पहले बोलती थी, उसके अगले दिन बाद कहते नहीं बोल सकती। लेकिन हिम्मत नहीं हारती। फौजी की बेटी हूँ। मेरे फादर ने दो 65-71 का दोनों लड़ाई ही इज़ बीन अ पार्ट ऑफ द 2 वॉर्स। तो शायद वो खून में है जज्बा टू नॉट गिव अप। एक साल लगा दिवेश मेरे को अपनी आवाज़ वापस लाने में। बहुत ही हिम्मत वाली थी वंदना। 2 बातें मुझे इस मोमेंट पे छू जाती है। पहली, वो कहती है अब तक तो मैं बोल पाती थी और अब मैं शायद बोल ही नहीं पाऊंगी। इसको मैं एक्सेप्ट कैसे कर लूं? आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त जब आप सुन रहे हो? तो 1 मिनट में ही ना वो जिंदगी ऐसे ही यूटर्न ले लेती है, सोचो। लेकिन दूसरी बात, वो कहती है मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, फौजी की जो बेटी हूं। ये एपिसोड की हर पल कुछ न कुछ आपको सिखा के जाएंगे। ये ऐसे ही प्ले नहीं होगा एपिसोड। आपकी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसे डाउन मोमेंट में अगर आप गुजर रहे हो या कभी गुजरो ना, तो ये सुन लेना। वो बताएगा, ये एपिसोड बताएगा, आपको गाइड करेगा। आई होप। चलते हैं आगे। एक चुप्पी रहती थी, कहीं जाती थी बोलने को। डॉक्टर ने बोला था बोलोगी तो तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं वापस आएगी। तो बहुत पेशेंस, बहुत रिस्ट्रेन, पूरा 1 साल लगा अपनी आवाज़ वापस पाने में। आज जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मेरी आवाज़ आज के दिन भी, मेरे जो वोकल कॉर्ड्स हैं लेफ़्ट वाला वो डैमेज्ड है। लंबी बात करने के बाद मेरी आवाज़ थक जाती है। जैसे शरीर थकता है, मेरी आवाज़ थक जाती है। पर कोई कंप्लेन नहीं है, कम से कम बोल तो पाती हूँ। याद रखना ये लाइन को, कोई कंप्लेन नहीं है। मैं भी कभी कभी याद कर लेता हूँ ये लाइन को। जस्ट आपके लिए मेरे प्यारे लिसनर्स, ये लाइन को भूलना मत। कितने लोग हैं जिनको ये शायद गुड फॉर्चून नहीं मिलता। तो मैं तो ऊपर वाले के हमेशा आई एम ग्रेटफुल टू द गॉड कि मेरे को चाहे डैमेज्ड वोकल कॉर्ड से, पर कम से कम बोलने का मौका तो दिया। तो ये हुआ पहली सर्जरी के बाद घर आ गए। मेरे हस्बैंड इन्फेंट्री वाले हैं, वो सर्जरी के अगले दिन ही वापस चले गए, ड्यूटी ज्वाइन कर लिया उन्होंने। जब मेरा बायोप्सी रिपोर्ट आया तो मेरे को याद है बायोप्सी में कंफर्म्ड कैंसर आया और रेयर प्रकार का कैंसर आया। तो मैंने खुद ही डॉक्टर को फ़ोन किया। मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी तो मैंने डॉक्टर को बोला भाई अब तो कैंसर आ गया और अब आप मेरी दूसरी सर्जरी की भी तैयारी कर लीजिए। तो डॉक्टर हंसने लग पड़ा, कहता आपके जैसा कोई इंसान देखा नहीं है मैंने जो खुद ही फ़ोन करके बोलता है।
पहली सर्जरी के 1 हफ्ते बाद दूसरी सर्जरी शेड्यूल हो गई मेरी। उस सर्जरी में पहली सर्जरी में आधा थायराइड निकाला था, दूसरी सर्जरी में पूरा थायराइड निकाल दिया। घर आ गए, बोला भी जो कैंसर का ट्रीटमेंट है वो 1 महीने बाद शुरू होगा। घर आने के बाद 2 दिन बीते थे कि मैं टॉयलेट में बैठी थी जब मेरी टांगें अकड़ने लगी। टांगें अकड़ने लगी और मेरे इधर जैसे सुन हो जाता है, आईलिड्स सुन होने लगे। तो मैंने घबरा के अपने हस्बैंड को बोला जरा डॉक्टर से पूछिए क्या हो रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर भी घबरा गए। उन्होंने बोला कि एकदम वंदना को वापस हॉस्पिटल लेके आओ। जहाँ हम नोएडा में थे और मेरी सर्जरी RNR में हुई थी, वो जो 90 मिनट दूर था वहाँ से, तो एकदम तो हम पहुँच ही नहीं पाते। हम धीरे धीरे कार की तरफ सामान पैक किया, गाड़ी की तरफ जाने लगे। तो विद एवरी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड मेरी बॉडी और अकड़ने लगी। मेरे बूढ़े माँ बाप वहाँ बैठे थे, बूढ़े तो नहीं थे, दे वर एलिंग। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी, वो भी एकदम घबरा गए। हम लोग कार में बैठे तो मेरे को एक चीज़ है जो मैं कभी भूल नहीं सकती दिवेश, मेरी माँ ने मेरे को जूस का पैकेट दिया। माँ आपको पता है माँ सीधी बात है ना। जूस का पैकेट उन्होंने मेरे को पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी उंगलियां उसके ऊपर बंद नहीं हो पाई। मेरी शरीर इतना होल्ड ही नहीं कर पाए। गाड़ी में बैठी तो धीरे 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 मेरा पूरा शरीर अकड़ने लगा। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आई विल नॉट मेक इट, आई थिंक इट्स ऑल ओवर। तो आप सबको बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हो रहा था उसको बोलते हैं रिगर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस जब इंसान मर जाता है तो उसका शरीर मरने के उपरांत वो शरीर में रिगर मोर्टिस हो जाता है। अच्छा। वो अकड़ जाता है। बराबर। मैं अपने आप को मरता हुआ देख रही थी। मेरी आंखें बंद नहीं हुई, ऐसी खुली रह गई। मेरे जो चीक्स थे वो अंदर धंस गए, मेरी टंग रोल्ड अप और मेरा जॉ इट ड्रॉप्ड। मेरा जो पूरा शरीर था, हाथ ऐसे अकड़ गए, पैर तो पता नहीं कहाँ थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कहानी ख़त्म। साथ में याद रखिए आवाज़ भी नहीं थी तब। पर बस मेरी लास्ट मेमोरी यही है। हम लोग तब ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे, जो बत्ती लाल थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल के इमरजेंसी में थी। मेरे हाथ में IV लाइन लगी हुई थी और सब लोग, मेरा परिवार घबराया हुआ मेरे साथ खड़ा था। तो डॉक्टर ने बोला कि वंदना आपका दिल बंद हो गया था, यू हैड डाइड। अगर 1 सेकेंड भी लेट पहुंचते तो हम आपको रिवाइव नहीं कर पाते। हम जिस ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे, अगर वो ट्रैफिक सिग्नल पार कर जाते तो शायद आज मैं होती नहीं यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है, पता नहीं आप दिल्ली के बारे में जानते हैं या नहीं, दिल्ली जाने के लिए नोएडा से काफ़ी टाइम लग जाता है। जानता हूँ, नोएडा दिल्ली, यस, है ना, बराबर है। अगर ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करते तो मीलों मील कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो कहानी खत्म। तो आई थिंक अगर भगवान चाहता है जीना है इसको, तो इसको नहीं मरने देंगे। बिल्कुल। तो वो एक सेइंग है ना, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। तो मैं फर्मली बिलीव करती हूँ। दूसरा, मैं ये भी मानती हूँ कि मेरी बिटिया बहुत छोटी थी उस टाइम, और उसका मोह है जो मेरे को वापस लेके आया। क्योंकि मैं माँ हूँ। तो कितने साल की थी? 11 साल की थी। 11 साल की थी, बराबर। और मेरे मन में था कि मैं इसको अकेले तो बड़ा होना नहीं दे सकती। She doesn't deserve to grow up without her mother. And शायद मैं इसीलिए वापस आई, मुझे इसके लिए जीना है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, और कोई रीज़न ही नहीं है दिवेश। आपको शायद ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब शायद मेरा दिल
रुक गया था, तब हम हिंदी पिक्चरों में देखते हैं कि एक सफ़ेद लाइट दिखाई देती हाँ है। हाँ 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 हाँ। मैंने वो देखी है। और और बड़ी इनवाइटिंग होती है, वो बुलाती है आपको अपनी ओर। तब बड़ी हिम्मत चाहिए उससे मुड़ के वापस आना। तो मैंने डेथ को इतना क्लोजली देखा है। क्या फील कर रहे हो आप, मैं पूछ सकता हूँ आपको? ये सच में ब्रेव लेडी है। पता है क्यों? ऐसे लोगों के काम या ऐसे लोगों की कहानियां क्यों नहीं आती? ये क्यों कोई नहीं सुना रहा है? शायद मैं ही ये मीडियम हूं, शायद ये मेरा पर्पस है। लाऊंगा मैं ऐसे लोगों को आपके सामने, खोल के रख दूंगा इनकी कहानी। ये वंदना कैंसर कोच है, भूल मत जाना। कैंसर की तो ये जर्नी में अभी हम बात कर रहे हैं, बट वो कहती है मेरी आइडेंटिटी कैंसर से मत जोड़ना। आगे चलते हैं। तो तो मैं यही बोलती हूँ कि ये मेरी बिटिया है जिसके कारण आज मैं जिंदा हूँ। मेरे माँ बाप का प्यार, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई बहन का प्यार। नहीं तो शायद संसार को त्यागना बहुत आसान है, संसार में रहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। तो फिर अभी एक तो वो आपको 10 कार दिन में हुए दिख थे। रही थी? सॉरी टू इंटरप्ट, वो आप जब कार में बैठे थे तब जब वो चल रहा था, राइट? एकदम। नहीं, तब तो मेरी दिल की धड़कन चल रही थी ना। अच्छा, कार में चल रही थी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब शायद मैं हॉस्पिटल में, जब मेरी दिल की धड़कन रुक गई तब। अच्छा, हॉस्पिटल में देन यू एक्सपीरियंस दिस? हॉस्पिटल में, बिकॉज आई हैड फ्लैट लाइन, मतलब जो मॉनिटर जो हम हिंदी पिक्चरों में हाँ हाँ दिखाते हैं ना, हाँ, टी लाइन, देन केस इज गॉन, ऐसा कहते हैं। जी, केस इज गॉन। तो भी उसी पॉइंट पे डॉक्टर ने मेरे को बोला बहुत किस्मत वाली है, अगर आधा सेकंड भी लेट पहुंचती तो हम आपको रिवाइव नहीं कर पाते। तो मैं आपको ये भी आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये भी बताना चाहती हूँ दिवेश कि हम अपने शरीर की जो ऑर्गन्स हैं उनको बड़ा लाइटली लेते हैं, अपने बॉडी का ध्यान नहीं देते। बराबर। मेरे को जो ये हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड होते हैं उनके नीचे चावल के दाने के बराबर 4 पैराथायराइड होते हैं। इतने चावल के दाने के बराबर होते हैं जो हमारी बॉडी में कैल्शियम रेगुलेट करते हैं और अब्सॉर्ब करते हैं। बराबर। अब मेरे को ये क्यों हुआ? क्योंकि सर्जरी के दौरान, पहली सर्जरी में तो मेरे पैराथायराइड 2 जानबूझ के निकाले गए थे। पैराथायराइड भी निकाल दिए? थायराइड के 2 लेफ्ट और राइट लॉब्स तो गए थे, बट उसके पीछे जो 4 दाने पैराथायराइड वो भी निकाल दो दिए। थे, पहले 2 निकाले थे। दूसरी सर्जरी में डॉक्टर ने सोचा कि उन्होंने बचा लिए हैं। बराबर। वो इतने छोटे से होते हैं, पर शायद अनफॉर्चुनेटली भगवान जो किस्मत में लिखता है वही होता है। मेरे वो दोनों भी डैमेज हो गए थे, तो मेरे शरीर ने कैल्शियम बनाना बंद कर दिया। तो जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारी बोन्स हैं, वो सब कैल्शियम से चलती हैं। जो हमारा दिल है वो मसल है, मसल को चलने के लिए कैल्शियम की जरूरत है। करेक्ट। तो मेरा कैल्शियम बनना ही बंद हो गया था, तो इसीलिए मेरा दिल भी रुक गया। बराबर। तो जी। अच्छा, उस दौरान ये हुआ था जब आप एडमिट हुए थे सेकंड टाइम, तो ये सिचुएशन थी। गॉट इट। जी, मतलब जब मेरे को ये जब मेरा शरीर अकड़ गया और मैं फिर एडमिट हुई तो पता चला कि मेरे को क्यों हुआ ये। हाँ जी। इसके बाद हम फिर अस्पताल वापस पहुंच गए। 10 दिन के अंदर तीसरी बार मैं अस्पताल वापस आई। डॉक्टर्स भी घबराए हुए थे क्योंकि जब तक हम पहुंचे तो मेरा शरीर फिर से अकड़ना शुरू हो गया था। तो इमीडिएटली इमरजेंसी में मेरे को एडमिट किया गया और 3-4 आईवी लाइंस लगा दी मेरे को। और 2 दिन तो कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर्स आते थे चले जाते थे, आते थे चले जाते थे। उसके बाद बाथरूम जाने के लिए भी आईवी लाइन लेके जानी पड़ती थी, वो निकालते ही नहीं थे 2 मिनट के लिए। चौथे दिन जब मेरे को डिस्चार्ज दिया तो कहते भाई अब ऐसा है, तुम्हारे को एक बड़ी रेयर प्रॉब्लम हो गई है, दुनिया में सिर्फ 1% केसेस हैं तुम्हारे जैसे। आज के बाद तुम्हारा शरीर कैल्शियम नहीं बनाएगा जो एक नॉर्मल है। जैसे आप बैठे हैं दिवेश, तो आपका एक नॉर्मल ढंग से सीधी बात है, कैल्शियम की फैक्ट्री चलती रहती है, ब्लड में कैल्शियम का फ्लो हमेशा मेंटेन होता है। जी, दिल की धड़कन
वो बंद हो गया। तो कहते भाई जो आईवी के थ्रू भी दे रहे थे वो मेरे को कैल्शियम इन्फ्यूज कर रहे थे। तो मेरे को बोला आज के बाद आपको जीवन भर बहुत हेवी दवाइयों पे रहना पड़ेगा, एक दिन भी दवाई मिस कर देंगी तो अगले दिन मर जाएंगी। तो 14 साल हो गए हैं दिवेश, रोज की 14 से 18 गोली खाती हूँ अगले दिन की सुबह देखने के लिए। मेरा दिन शुरू होता है टैबलेट के साथ, खत्म होता है टैबलेट के साथ। और अगर एक दिन अपनी दवाई मिस कर दूंगी तो थैंक यू, फिर तो भगवान के पास सुबह से शुरू करती हूँ दिवेश। तो 14 गोली एक साथ खानी होती है या एक एक होती है वो? नहीं, सुबह तो पहले थायराइड, क्योंकि थायराइड ग्लैंड भी नहीं है तो थायराइड का फंक्शन भी चाहिए। T3 T4 हार्मोन्स वो भी आप बनाने के लिए करते हो, बराबर? तो वो भी ओरली खाना पड़ता है। उसके कुछ देर बाद कैल्शियम खाना पड़ता है। कैल्शियम के साथ कैल्शियम खाने से काम नहीं होता, जैसे बड़े लोग शेलकैल खाते हैं। मेरा हाँ जी। खाली कैल्शियम खाने से काम नहीं होता, मेरे को साथ में कैल्सिट्रॉल भी खाना पड़ता है जो कैल्शियम को अब्सॉर्ब करता है। D3 वाला IC। हाँ जी, तो अगर आप मेरे को 15 गोली कैल्शियम दे दोगे मैं फिर भी मर जाऊंगी। मेरे को साथ में कैल्सिट्रॉल खाना बहुत ज़रूरी है उसकी अब्जॉर्प्शन के लिए। तो सुबह लेती हूँ कुछ गोलियाँ, फिर रात को सोने से पहले लेती हूँ। कि आप ये सोचिए हर 12 घंटे में मेरे को अपना कैल्शियम रिप्लेनिश करना पड़ता है। तो रात को लेती हूँ, अगले दिन वही चीज़ शुरू हो जाती है। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तो कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू ही नहीं हुआ था। ये तो सर्जरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई इतनी सारी। बराबर। कैंसर की ट्रीटमेंट तो अभी शुरू ही कहाँ हुई थी, ये तो उससे पहले जो कॉम्प्लिकेशंस, जो साइड इफ़ेक्ट्स शायद परमानेंट उनकी लाइफ में है, उसके बारे में वंदना बात कर रही है। लुक एट हर स्माइल। आप वो स्माइल फील कर सकते हो वंदना के वॉइस में, वो शांति आराम से वो बताती है। वाइब्स टू हर, लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स टू वंदना। तो अब जो थायराइड कैंसर होता है उसमें कीमोथेरेपी का रोल रेयर होता है। उसमें समथिंग नोन एज रेडियो अब्लेशन करते हैं, रेडियो आयोडीन अब्लेशन बोलते हैं जिसको। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो तैयारी होती है उसमें स्कैन से 1 महीना पहले नमक खाना बंद करना होता है दिवेश। तो जैसे मेरी 8 जुलाई को दूसरी सर्जरी हुई, तो मेरे को बोला 8 अगस्त को आपका स्कैन होगा। उस 1 महीने के अंदर कुछ भी नमक नहीं खाना, सफ़ेद नमक, क्योंकि सफ़ेद नमक में आयोडीन होता है। और जो आयोडीन स्कैन होता है उसके लिए बॉडी को आयोडीन से डिप्राइव करना होता है। तो इसका मतलब, हाँ जी, तो बहुत सारी डाइट रिस्ट्रिक्शंस है। अब गोभी में भी नेचुरल आयोडीन होता है, वो भी नहीं खाना, बाहर की ब्रेड्स नहीं खानी, मतलब सिर्फ घर का खाना खाना हो 1 महीना बिल्कुल नमक के बिना। उस दौरान जो थायराइड का सप्लीमेंट होता है जिससे थायराइड नॉर्मल लेवल मेंटेन होते हैं, वो भी छोड़ना पड़ता है दिवेश। अच्छा, तो आप TSH ड्रॉप करने दोगे फिर? TSH बहुत हाई जाना चाहिए तो ही स्कैन करेक्ट आता है। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो बॉडी का बॉडी की मेटाबॉलिज्म का मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है। वो पूरे शरीर को संभालता है। आप ये सोचिए, बॉडी का टेम्परेचर, आपका मूड, आपका खाना कैसे पचता है, आपका सांस कैसे लेना है, और बाल आपकी क्वालिटी कैसी है, आपको नींद कितनी आती है, तो पूरा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म थायराइड मैनेज करता है। अब मेरा थायराइड ही नहीं थे, दोनों नहीं थे, और इस बीच में उन्होंने ये भी बोल दिया कि आप थायराइड सप्लीमेंट भी नहीं खाएंगे, तो मेरा TSH 150 पहुंच जाता था। अगर आप मेरे साथ जानना चाहो ना कि क्या वंदना के बॉडी में हो रहा था, क्या वो फील कर रही थी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा थायराइड
ग्लैंड के बारे में, यानी कि थायराइड का ये केमिकल का क्या खेल है उसको समझते हैं। हमारे बॉडी में 2 ग्लैंड होती है, एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरी ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड। अब ये दोनों ग्लैंड आपस में बातें करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को कहती है कि थायराइड ग्लैंड तू T3 T4 हार्मोन बना। अब पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को ये कैसे बताएगी? तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसके लिए TSH नाम का हार्मोन रिलीज करेगी। जैसे ये हार्मोन रिलीज होगा तुरंत ही थायराइड ग्लैंड T3 T4 नाम का हार्मोन बनाने लगेगी। TSH का फुल फॉर्म ही होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये T3 T4 हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड बनाती है उसका बहुत बड़ा रोल है। वो ओवरऑल आपका फिजिकल डेवलपमेंट, स्लीप, स्किन, हेयर, फुल मेटाबॉलिज्म उसके कंट्रोल में होता है। अब वंदना के केस में ये हो गया था, उनकी तो थायराइड ग्लैंड थी ही नहीं, तो T3 T4 तो वैसे भी नहीं बनते थे। उसके लिए वो दवाई लेती थी, लेकिन डॉक्टर ने वो दवाई भी बंद करवा दी थी क्योंकि रेडियो एब्लेज ट्रीटमेंट जो शुरू हो रहा था। और अब पिट्यूटरी ग्लैंड चिल्लाना शुरू कर देगी, वो TSH हार्मोन रिलीज करती रहेगी। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड सेंस करती है ब्लड में कि T3 T4 आपका काफ़ी लो है, बनाओ T3 T4 बनाओ। लेकिन थायराइड ग्लैंड तो थी ही नहीं सुनने के लिए। आप विजुअलाइज कर सकते हो किस तरीके की दिक्कत में वंदना गुजर रही थी। एक तो नमक भी बंद कर देना था, कंप्लीटली नमक स्टॉप था, और ऊपर से ये सब थायराइड ग्लैंड के जो डिसऑर्डर जो होते हैं उसको भी वो झेलती थी। कैन यू इमेजिन? अभी तो आगे हम बात करेंगे रेडियो एब्लेज ट्रीटमेंट में क्या होता है। मेरे साथ चलते रहना वंदना की ये ब्रेव जर्नी की बातें सुनने के लिए। तो मैं डॉक्टर के पास, याद है मेरे को पहली बार जब मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास गई तो मेरे को देख के कहते 150 इतने हाई TSH है तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी और आपका दिल कभी भी रुक सकता है। हाँ। तो अब देखिए, ये तो डेविल एंड द डीप सी के बीच में फंसने वाली बात होती है। नहीं खाओगे तो स्कैन, खाओगे तो स्कैन गलत आएगा, नहीं खाओगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। पर दोनों जगह ठीक है, कहीं ना कहीं तो एडवर्सिटी है। हाँ। तो उस दौरान दिवेश माइंड बिल्कुल, बिकॉज अब जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो भी समहाउ आपका थायराइड ग्लैंड वो करता है। तो मेरा माइंड बिल्कुल डल हो जाता था, मेरा शरीर स्लो हो जाता था, आधी रोटी भी बड़ी मुश्किल से खाई जाती थी। पर एनीवेज, तो ये तो जो करना था वो तो करना ही है। फिर स्कैन हुआ। अब ये स्कैन पेट स्कैन से अलग होता है। इसमें एक रूम में ले जाते हैं और जो कैमरा होता है वो सर से नीचे तक आपको पूरा स्कैन करता है, बिल्कुल इतने पास से। तो ऐसे धीरे धीरे आधा पौना घंटा आपको पूरा स्कैन करता है, तो आपको ऐसे ही लेटना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने जब रेडियो अब जो रेडियो एब्लेज जो बोलेगी वो है क्या ये? हाँ जी। अच्छा, इसके लिए इस स्कैन का नाम है I-131 स्कैन। अच्छा, ठीक है। इसका थायराइड कैंसर के लिए होता है, वो स्कैन करने के लिए। तो वो स्कैन हुआ। स्कैन जब हो गया तो उन्होंने बोला भैया तुम्हारे तो अभी भी कुछ कैंसर शरीर में है, तो अब आपको कैंसर का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो जो थायराइड कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो उसमें क्या किया, मेरा स्कैन हुआ। स्कैन के अगले दिन मेरे को बुलाया गया कि जो आपका थायराइड कैंसर के सेल्स हैं उनको मार्क करना पड़ेगा। तो अच्छा, ये इससे स्कैन से पहले हुआ था दिवेश। स्कैन से पहले उन्होंने बोला कि ये देखने के लिए कि कहाँ कैंसर फैला है, आपको एक रेडियो एक्टिव टैबलेट खिलाई जाएगी। और तो पता ही नहीं था, पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो मैं गई, वहाँ पे एक कमरा था। कमरे में से जो कंपाउंडर थे उन्होंने एक स्टोन का डब्बा निकाला, उसके अंदर एक बड़ा ऐसे करके एक पत्थर का
डब्बा था, हाँ। उसको खोला, उसके अंदर छोटी सी शीशी थी, उसमें से उन्होंने फोर्सेप्स के साथ एक कैप्सूल निकाला, मेरे मुंह में डाला, बोला पानी पीजिए, और वो भाग गए वहाँ से। तो बराबर। बाद में मेरे को पता चला, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव कैप्सूल था, बराबर। तो मेरे को तो खिला दिया। मेरे खाने के बाद मेरी बॉडी से रेडियो एक्टिविटी निकल रही थी जो दूसरों के लिए हार्मफुल होती है, हैजार्डस हो जाएगा फिर तो इन दैट केस। बिल्कुल हजारस हो जाएगा। फिर इसके बाद मेरे को घर भेजा गया, बोला 2 दिन आप सबसे अलग रहेंगी, टॉयलेट अलग यूज़ करेंगी, प्रेग्नेंट विमेन के पास नहीं जाना, छोटे बच्चों के पास नहीं जाना, बूढ़े लोगों के पास नहीं जाना। 2 दिन बाद जब मैं वापस आई, फिर मेरा I-131 स्कैन हुआ। आपको खुद को कैसा फील हो रहा था जब आपने बोला? सो आप 2 दिन आपको कैसा फील हो रहा था अंदर से? कुछ वेर यू फीलिंग समथिंग? मैं समझ गया लोगों को तो हजार्डस है, बट व्हाट वाज योर जी, एक्सपीरियंस? हाँ, अब ये प्रोसेस दिवेश मेरे साथ 6 साल चला है। एक बार नहीं हुआ। तो पहली बार तो इतना कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि TSH भी इतना हाई था और बराबर। इतना कुछ सर्जरी हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तो हर स्कैन से पहले मेरे को ये प्रोसेस करना पड़ता था। अच्छा, फॉर एवरी स्कैन हर आप 6 और साल तक ये स्कैन करते रहते थे कि मेरे में अभी कितने कैंसर के सेल्स हैं, उसको डिटेक्ट करने के लिए यही एक इलाज है कि आप वो, जी, बाप रे, वो गोली फिर देनी गोली ही लेना ही पड़ती है। है। बराबर। और वो गोली भी आपके हाइट वेट के अकॉर्डिंग दी जाती बराबर। है ना। तो फिर धीरे धीरे जब अगली बार हुआ, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे को कहते थे कि तुम्हारे पास आने से ना ऐसे लगता है कि जैसे मुंह का टेस्ट बदल जाता है, मेटालिक या बराबर। मेटालिक टेस्ट, जैसे जैसे बाल खड़े खड़े होने से लगते हैं बॉडी में। ओह। ये तो माइल्ड रेडियो एक्टिविटी थी। और मेरे को कैसा लगता था दिवेश, मेरा तो TSH इतना हाई होता था तो मेरा दिमाग ही खास काम नहीं करता था, लेकिन खाना नौजिया होता था, मुंह का टेस्ट अजीब सा फील होता था, मेरे बाल ऐसे जैसे स्पाइक्स की तरह ड्राई बिल्कुल हो गए थे, और इतना मेरे को शायद वो TSH इतना हाई होता था तो इतनी अलर्टनेस नहीं थी। मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, है ना। बराबर। तो ये पहली बार जब हुआ, उसके 2 दिन बाद मेरा I-131 स्कैन हुआ। फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला आपकी बॉडी में अभी भी कैंसर सेल्स हैं, अब आपको रेडियो अब्लेट किया जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, बिकॉज कैंसर, थायराइड कैंसर के सेल्स थे, तो मेरे को बहुत हेवी डोज ऑफ रेडियो एक्टिविटी पीनी पड़ी। आई हैड टू ड्रिंक। आप सोचो, एक कैप्सूल से मेरे को आइसोलेट किया जाता था। हाँ जी। अब वो मेरे को एक बॉटल दी गई, बॉटल में पाइप थी, उस पाइप के थ्रू वो मैंने पीना था। मेरे से लोग किलोमीटर्स दूर खड़े थे। उसके बाद एक मशीन लाई गई, मशीन लाने के बाद मेरे को मेजर किया गया कि मेरी रेडियो एक्टिविटी कितनी है। उसके बाद RR में ही एक आइसोलेशन रूम, क्योंकि मैं इतनी हजार्डस हो गई थी, मैं हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि जिसके कांटेक्ट में भी आती शायद उनको भी डेंजर था। तो वहाँ पे एक कमरा बनाया गया जिसमें आइसोलेशन रूम और छोटा सा कमरा था, और मेरे को वहाँ पे बोला तुम 4 दिन अब यहीं रहोगी। उस दौरान मेरा टॉयलेट अलग से था। I was allowed no human contact because I was hazardous to anything that was living, including plants. So एक छोटा सा कमरा था, कपड़े मेरे अलग रखे जाते थे। आया आती थी खाने के लिए, वो खाना दरवाजे के बाहर छोड़ के जाती थी। वो जब चली जाती थी तो मैं खाना अंदर लेती थी। कोई मिलना जुलना, कोई नो कॉन्टैक्ट विद एनीवन फ्रॉम माय फैमिली। बट मेरे हस्बैंड आते थे दिवेश, एक लकड़ी का दरवाज़ा था जिसमें छोटी सी ग्लास की विंडो थी। वो नोएडा से रोज आते थे 2 मिनट के लिए मेरे को देखने के लिए, और वो मेरा बहुत सपोर्ट, ही इज़ बीन माय सॉलिड सपोर्ट। और तीसरे चौथे दिन बहुत खाना नहीं खाया जाता था, गले के नीचे कुछ उतरता नहीं था। इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी हो गई थी कि उल्टी का मन करता रहता था सारा दिन।
एक अजीब सा रेस्टलेसनेस महसूस होने लगा शरीर में, डिस्कम्फर्ट रहता था। तो तीसरे चौथे दिन रोने शुरू कर दिया कि अब तो मेरे से सहन नहीं होता। फिर डॉक्टर ने मेरे को डिस्चार्ज किया, और डिस्चार्ज के टाइम भी मेरा मेजर किया गया था कि कितनी रेडियो एक्टिविटी अभी भी मेरा शरीर रेडिएट कर रहा है। घर भेज दिया गया, बोला अभी भी तुमको 2 दिन अलग ही रहना है, क्योंकि अभी तक रेडियो उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो धीरे धीरे ख़त्म नहीं हुई थी, तो वो अभी भी शरीर में था। घर पहुंच के ही फिर इतना सब कुछ हो गया 1 महीने के स्पैन के अंदर, 1.25 महीने के स्पैन के अंदर। एक बिल्कुल आई वॉज मैं अपना हेल्थ का हमेशा बहुत ख्याल रखती थी, और सोचा नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। और 1.5 महीने के अंदर पूरी लाइफ मतलब टॉपसी टर्वी हो गई। वापस हम करण जहाँ पे पोस्टेड थे वापस वहाँ पहुँच गए, और मेरे को याद है कि मेरे इधर बहुत स्कार अगर आपको दिख रहा है तो स्टिचेस लगे थे, और कोई वेल विशर मेरे पास आया और उन्होंने बोला कि वंदना वी आर सो सॉरी, आपको कैंसर हो गया। तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती थी, लेकिन मैंने किसी तरह उनको बोला भाई सॉरी किसके लिए मना रहे हो, सॉरी तो उसके लिए मनाते हैं ना जो मर गया, मैं तो जिंदा हूँ। और वो दिन और आज का दिन दिवेश, मैं किसी को मेरे लिए सॉरी बोलने नहीं देती, क्योंकि जो मेरी लड़ाई है वो मैं जानती हूँ, दूसरे को कोई हक नहीं है मेरी लड़ाई पे कमेंट करने का। तो जी, तो जो मेरी लड़ाई है मैंने महसूस की है, और आई एम प्राउड ऑफ इट। तो मेरे लिए पिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, मैं लड़के आई हूँ और अभी भी लड़ रही हूँ। और if you tell me that you're proud of me, I'll say thank you to you. But if you tell me that you feel sorry for me, thank you. मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। और ये बात सबको जाननी चाहिए कि कैंसर पेशेंट चाहे सर्वाइवर हो या एडवांस स्टेज का कैंसर हो, प्लीज़ डोंट फील सॉरी फॉर देम। वो बहुत कोशिश करते हैं ज़िंदगी को जीने की, जिंदा रहने की। कुछ मेरे जैसे लोग जी जाते हैं और कुछ नहीं जीते, पर इसका मतलब ये नहीं है एज अ सोसाइटी वी फील सॉरी फॉर देम। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एटीट्यूड बदलें इस बीमारी की तरफ। तो ये हो गया। उसके बाद एज विद एनी अदर कैंसर, हर 6 महीने में चेकअप होना पड़ता था, स्कैन करना पड़ता था हर 6 महीने। मेरे डॉक्टर ने बोला था 6 महीना मतलब 6 महीना एक दिन नहीं हो सकता। तो ये बात मैंने दिवेश गांठ बांध करके रखी थी कि डॉक्टर ने बोला है। तो बहुत ज़रूरी है, अगर कोई कैंसर सर्वाइवर या कैंसर पेशेंट ये पॉडकास्ट सुन रहा है, कैंसर का ट्रीटमेंट बंधा हुआ होता है, तो बीमारी इंतज़ार नहीं करती, कभी भी वापस आ सकती है। आपके बाकी काम रुक सकते हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो किसी की शादी हो या कोई और इवेंट हो। आप एक आधा मिस कर देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, बराबर है, बड़ी मुश्किल नहीं है। आपका कैंसर का फॉलोअप अगर आपने मिस कर दिया और भगवान ना करे वो बीमारी वापस आ जाए, तो आपकी लड़ाई फिर से पूरी चल। यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस। तो हर 6 महीने वो स्कैन करना ही है, हर 6 महीने I-131 जो स्कैन कह रहे थे वो होना ही है। जी। तो शुरू के 2 साल हर 6 महीने में हुआ। हर स्कैन से पहले सफ़ेद नमक बंद, थायरोनॉर्म बंद, TSH 150 पहुंच जाता था। हर स्कैन से 2 दिन पहले वो रेडियो एक्टिव कैप्सूल खाना पड़ता था। तो वो सब सीक्वेंस आपका हमेशा रहता था, जब भी स्कैन होता था, ये आपका रूटीन ही है? रूटीन। तो मैं थोड़ा नॉर्मल फील करने लगती थी, तब तक अगले स्कैन की तैयारी हो जाती थी। और इस दौरान अब बहुत सारे डॉक्टर्स के पास इसका रीज़न नहीं है दिवेश। सिवियर आज़मा डेवलप कर लिया, और बोन पेन्स होने लगी, और जो डाइजेशन है
वो इतनी कमज़ोर हो गई कि कुछ भी खाने में दिक्कत होने लगी। और क्योंकि मेरे पैराथायरॉयड नहीं थे तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ता था, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ता था। तो शुरू में तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो मैं जाती थी उनको समझ में नहीं आया मेरा केस, क्योंकि मेरे जैसे डॉक्यूमेंटेड केस है ही नहीं। मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती थी, मेरी शरीर अकड़ जाता था। चाहे गोलियाँ तो लेती थी फिर भी शरीर अकड़ जाता था। मैं कहीं जाती थी तो थोड़ी देर बाद पैर हिलाना, डांस करना शुरू, बैठना मुश्किल हो जाता था। पर बहुत कोशिश के बाद एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बॉम्बे में मिली, जिनकी आई एम सो ग्रेटफुल टू हर, कि उनके कारण आज मैं एटलीस्ट कैल्शियम वाइज स्टेबल हूँ। तो दिखता है, मुझे तो अभी बिलीव नहीं हो रहा है, राइट, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वंदना जी। एग्री। तो पहले 2 साल हर 6 महीने होने लगा, फिर फॉर्चुनेट इस बीच जो कैंसर मेरे को था वो हड्डियों में भी चला जाता है दिनेश जी। तो 2-3 बार हड्डियों में दर्द हुई तो बोला बोन कैंसर हो गया, फिर से बीच बीच में बोन कैंसर का स्कैन हुआ। तो ज़िंदगी मेरी डॉक्टरों के बीच ही कट रही थी। और फिर उसके बाद 1-1 साल में होने लगा। तो 5-6 साल बाद जब after there were scares that the disease is back, but fortunately I gave it a miss. और 6 साल बाद I was declared in remission. I was declared in remission. पर अभी भी कुछ भी चीज़ ऐसी होती है जो डॉक्टर को समझ में नहीं आता, तो वो बोलते हैं भैया कैंसर का स्कैन करा लो। तो कैंसर की बीमारी ऐसी है, रियलिटी है दिव्येश, और भूल नहीं सकते कि आपको ये बीमारी हुई थी। आपको हमेशा अपने माइंड में याद रखना है ये बीमारी हुई थी। कोई चीज़ जो समझ में नहीं आती, जो शरीर में हो रही है, 10 दिन के अंदर ठीक नहीं होती, 15 दिन के अंदर ठीक नहीं होती, सब कुछ छोड़ के अपने डॉक्टर के पास वापस जाइए, क्योंकि इस बीमारी का कोई सिम्टम नहीं है। मेरे को कोई सिम्टम नहीं था कैंसर का कोई सिम्टम नहीं होता। और जब ये वापस आती है तो भी बिना सिम्टम के आती है। हो सकता है पीठ में दर्द हो सकता है खांसी हो। तो जो चीज़ 15 दिन के अंदर ठीक नहीं होती उसको हमको इमीडिएटली चेकअप कराना चाहिए। बराबर। मतलब आपको कुछ सिम्टम ही नहीं थे जब आप 35 साल के थे, जब आपको लंप जो आप बोल रहे थे, बट इट वाज लाइक जस्ट नॉर्मल, कुछ ऐसा कुछ सीरियस कुछ भी नहीं था? अच्छा, कुछ नहीं, बस ऐसा था कि मैं कमज़ोर फील, मतलब मेरे को फटीग बहुत ज़्यादा था और मेरे को डायरिया हो जाता था, बहुत डायरिया होता था। तो बोलते थे भैया रिमोट एरिया में पानी ठीक नहीं होगा। बराबर, नेचुरल तो यही होता है रिएक्शन। जी। तो कोई ऐसा कैंसर पर से सिम्टम ही नहीं होते, आप वही कह रहे हो, कैंसर का कुछ सिम्टम नहीं है। अच्छा, और कोई भी कैंसर का कोई सिम्टम नहीं होता। तो इसीलिए आज की तारीख में ये डिजीज़ इतनी डिफ़िकल्ट मानी जाती है, इसलिए अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन 5 साल में डॉक्टरों, 6 साल में ज़िंदगी सिर्फ हॉस्पिटल घर। तो कहीं मैं अपने आप को लॉस्ट, आई फेल्ट लॉस्ट। मेरे को लगा जैसे मेरी जीवन की डोर मेरे हाथ से स्लिप हो रही है। तो टूट जाता है आदमी, कोई भी एनीवन विल ब्रेक। जी। तो उस टाइम फैमिली सपोर्ट बहुत था दिवेश। आई थिंक कैंसर की लड़ाई में सिर्फ पेशेंट की लड़ाई नहीं होती, पूरे परिवार की होती है। और क्या बात है, वो लाइन में सब कुछ आ जाता है। कैंसर होता है मतलब पूरा परिवार लड़ता है, ये एक का नहीं है, पूरा परिवार। जी। पर कुछ बैटल्स जो है ना दिवेश, वो खुद लड़ने पड़ते हैं। सीधी बात है। वो आपके लिए कोई नहीं लड़ सकता, कोई वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता जो आप उस सिचुएशन में जो गो थ्रू करते हो, वो कोई एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। और अनफेयर है कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि भाई वो मेरे लिए फील क्यों नहीं करते, कैसे करेंगे? सीधी बात है। ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए जब आपको कैंसर होता है। क्या बात है। जी। तो कुछ बैटल्स खुद लड़ने पड़ते हैं, कुछ चैलेंजेस खुद पार करने पड़ते हैं। सपोर्ट मैटर्स अ लॉट, बट चैलेंज को कैसे फेस करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस दौरान मेरे को लगा जैसे मैं आई वाज ब्रेकिंग डाउन। तो मैंने खुद हिम्मत की और मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास गई।
क्योंकि मेरे को लगा मैं कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी के बीच घूम रही हूँ, ज़िंदगी में खुशी नहीं मिल रही थी एक। मैंने खुद अपना डिसीजन लिया किसी से बिना पूछे, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। मैं गई, मैंने काउंसलिंग लिया, मैंने आई वाज अंडर अ साइकाइट्रिस्ट केयर 2 साल के लिए। मैंने 2 साल दवाई ली है। लोग बहुत बड़ा स्टिग्मा मानते हैं कि नहीं जाना साइकाइट्रिस्ट के पास, बराबर। लोग तुम्हें पागल समझेंगे। लेकिन मैं गई और आज मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि 2 साल मुश्किल, जब मेडिसिन लगे तो उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन आज इट्स मेड मी अ मच स्ट्रॉन्गर पर्सन। उसने मेरे को इमोशनली, जो उनकी मेडिसिन है, उन्होंने मेरे को एक अपनी इमोशंस पे काबू करने की हिम्मत दी और अपने में विश्वास फिर से रीइंफोर्स्ड माई फेथ इन माई सेल्फ। बहुत वाह, ज़रूरी है ये जाना। तो बराबर। क्योंकि ऐसे लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्यों किया, मेरी ज़िंदगी तो मैंने तो कुछ ऐसा काम किया ही नहीं जो मेरे को पनिशमेंट हो रही है। क्या मैं जीऊँ और कैसे रहेगी मेरी ज़िंदगी आगे? 36 साल पे ऐसे हो गया तो 50 साल तक तो शायद मैं मर ही जाऊँगी। 36 तो ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट? सीधी बात है। बिल्कुल, मतलब यू एक्चुअली लर्न टू लिव एट दैट टाइम, तुम ज़िंदगी जीना सीखते हो। एग्जैक्टली। तो तो इसीलिए आई थिंक इसके लिए मैं अपने खुद क्रेडिट लेती हूँ कि ये मेरा डिसीजन था, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं गई, मैंने काउंसलिंग और साइकाइट्रिक हेल्प ली, विच मेड मी एन इमोशनली मच स्ट्रॉन्गर पर्सन। और इस बीच दिव्येश, मन बड़ा विचलित था। आई वॉन्टेड अ पर्पस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वंदना की पर्पस की जर्नी पे। वो कहती है कैसे मैंने पर्पस ढूंढा, और यही तो लक्ष्य है जज्बा पॉडकास्ट का। हर गेस्ट की अपने अपने रास्ते की कहानी सुनते सुनते शायद आपको भी आपका पर्पस मिल जाए। तरीका अलग है, हर कोई अपने अपने तरीके से पर्पस ढूंढता है। एंड यस, जॉइन जज्बा व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इन दिस एपिसोड डिस्क्रिप्शन, ताकि आप भी मेरे साथ सेल्फ ग्रोथ और पर्पस की जर्नी पे चलना चाहते हो तो। और तब हम लोग बॉम्बे पहुंचे, और बॉम्बे में मैंने एक एनजीओ है जिसका नाम है कोप विद कैंसर, उसको ज्वाइन किया, और मैंने टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर दिया। मैंने मुंबई में टाटा मेमोरियल में 9 साल काम किया है, प्रो बोनो, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात है। मेरा इस बीच मैंने अपने आप को अपस्किल किया। मेरे पास कैंसर का कोई नॉलेज नहीं था। मैंने कोर्सेज किए दिवेश, मैंने पैलिएटिव केयर, मैंने आई डिड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटीग्रेटिव काउंसलिंग, आई डिड डिफरेंट कोर्सेज इन कैंसर केयर, इन पैलिएटिव केयर, ताकि जब मैं किसी कैंसर पेशेंट और फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ तो मेरे पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। दूसरा, जब मैं और मेरी परिवार कैंसर के ट्रीटमेंट से गुजर रहे थे, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, लेकिन इमोशनल एस्पेक्ट किसी ने एड्रेस नहीं किया दिवेश। इमोशनली ये बीमारी आपको तोड़ देती है। आप सोचो, हर महीने, हर 15 दिन आप डॉक्टर के पास जा रहे हो। मेरी बेटी जिसने मेरे को मरते हुए देखा, मेरे माँ बाप जिन्होंने मेरे पे इतना कुछ हुआ। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा कष्ट अपने बच्चों को सीधी बात है, ऐसे देखना तो देख ही नहीं पाएंगे, जी वो खुद टूट जाएंगे, और उनको टूटते हुए जी, देख के हम भी टूटेंगे। और वो टूट जाते हैं। मेरे हस्बैंड जो आर्मी में थे, मिलिटेंट से तो लड़ना आसान है दिवेश, अपनी वाइफ पे जब जानलेवा ऐसी कोई चीज़ होती है तो उनके लिए हेल्पलेस। तो कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को इतना एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी कि मैं किसी कैंसर फैमिली से भी पीड़ित फैमिली को इमोशनली सपोर्ट कर पाऊँ। और आज कितने साल हो गए, 10-11 साल हो गए हैं। मैं पैन इंडिया, टाटा तो छोड़िए, पैन इंडिया लोग मेरे को बाहर से भी रीच आउट करते हैं, और Awesome. मेरा काम इज़, most of my work, I would say 99% is pro bono.
और मैंने साथ में, बिकॉज आई एक्सपीरियंस डेथ सो क्लोजली, आई ऑल्सो रियलाइज दिवेश कि हमारी सोसाइटी में डेथ को लेके एजुकेशन नहीं है, और डेथ एक्सेप्टेंस भी नहीं है, और ख़ासकर जो Agree. मरने वाला होता है, कैंसर से मरने वाला होता है, उसको कोई सपोर्ट नहीं है। तो टुडे आई एम ट्रेन्ड इन एंड ऑफ लाइफ केयर। मैं फैमिलीज़ को End of life गाइड care. करती हूँ जी, गाइड करती हूँ कैसे करना है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ पैलिएटिव केयर ट्रेनिंग। और मेरा दिल है उन लोगों के साथ जो गांव में रहते हैं। मैंने टाटा में रह के महसूस किया है कि हम प्रिविलेज्ड हैं दिवेश, हमारे Agree. पास भगवान की कृपा से बहुत सब कुछ है। सपोर्ट है। ये नहीं बोल रही कि मेरी सफरिंग और किसी इकोनॉमिकली वल्नरेबल की सफरिंग कम है, लेकिन आज मैं पंखे के नीचे बैठ के और मेरे को कोई एक अच्छी डाइट दे सकता है दिवेश, जो एक बराबर। गांव में होता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको तो ये भी नहीं पता होता कि कैंसर क्या है। तो माई लाइफ, my purpose is to be there for those people, and thankfully because of Tata Memorial I've been connected to a lot of rural population जो कैंसर से जूझते हैं, और अपनी कोशिश पूरी की है मैंने कि मैं उनको डायग्नोसिस से लेके अगर किसी की मृत्यु होती है पूरे टाइम सपोर्ट करूँ, इमोशनली भी, डॉक्टर से भी कनेक्ट करूँ, उनसे बात करूँ। और मैं इतनी फॉर्चुनेट हूँ कि वो लोग मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गए हैं कि उनमें से कई लोग तो मेरे को माँ बोलते हैं दिवेश। और इतना है, कोई छोटी सी बात होती है तो पहले मेरे से डिस्कस करते हैं दिवेश। मेरे को रात को उनके परिवार वालों का मैसेज आता है। कौन, देखिए, लोग खुशी बांटते हैं, गम भी बांटते हैं। गम सिर्फ उनसे बांटते हैं जो अपने होते हैं। उनके परिवार वाले, अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है, वो रात के 2 बजे भी मेरे को पहले बताते हैं कि वो नहीं रहा। तो सोचिए, मतलब इतने क्लोज वो रिलेशन बन जाता है, इतने क्लोज है। और मेरे को प्यार यहाँ से मिलता है। दिस इज लव, दिस इज ट्रू लव। मेरे साथ वंदना की खुशी महसूस कर सकते हो जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं ना जिसमें पर्पस मिल जाता है, जिसमें दिल लग जाता है। जैसे मेरे सामने माइक होता है और म्यूजिक ऐड करना है और आप लोगों से बात करना है। दिस इज माई ट्रू लव। वंदना के लिए भी कुछ ऐसा ही था। दैट वॉज हर पर्पस, दैट वॉज हर इकिगाई। शी वॉज एंजॉइंग। मैं अभी दिल्ली में शिफ्ट हो गई हूँ, मैं काम कर रही हूँ यहाँ पे भी, फिर भी मैं टाटा मेमोरियल से जुड़ी हूँ। जा नहीं पाती, लेकिन ऑनलाइन उन पेशेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ। दिल्ली में भी बहुत जगह है जहाँ पे मैं जाती हूँ। और बीमारी तो ऐसे जकड़ के बैठी है, ये नहीं बोलती कि मैं बिल्कुल फिजिकली फिट हूँ। आई हैव होल लोड्स ऑफ प्रॉब्लम, बट मैं उनको अपने से बड़ा नहीं होने देती, इफ दैट्स द राइट वे टू से इट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मेरे को भगवान ने चॉइस दी है कि कष्ट दिए हैं। कष्ट बहुत लोगों के जीवन में आते हैं, लेकिन उन कष्ट, जब कष्ट आते हैं, हाउ आर यू गोइंग टू फेस इट, ये चॉइस भगवान ने हमारे हाथ में दी है। 2 ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन हुए। या तो मैं रो के जिंदगी काट दूँ कि हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो डिजर्व नहीं करती थी, मैं तो बहुत अच्छी इंसान हूँ। या मैं ये चॉइस कर लूँ कि कष्ट है, कोई बात नहीं, मैं दूसरों की तरह तंदुरुस्त नहीं हूँ, लेकिन इस कष्ट के साथ भी मैं अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जीऊँ। वो चॉइस मैंने अपनाई है दिवेश। वो तो मेरी चॉइस है ना, बराबर है। वो मेरी, वो कोई नहीं मेरे लिए डिसीजन नहीं ले सकता। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं आपको कोई रिग्रेट है, कोई अफसोस है? कभी नहीं,
सोचा ही नहीं क्यों हो गया, कैसे हो गया। आज तक एक बार भी ये प्रश्न मेरे माइंड में नहीं आया दिवेश कि मेरे को क्यों हो गया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड। मेरे कितने 3 नियर डेथ एक्सपीरियंस हैं। कार एक्सीडेंट भी हुआ, पलट गई पलट गई पलट गई। कुछ तब भी एक दिव्य शक्ति थी जो नज़र आई है। एक दो बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो अगर आज मैं ज़िंदा हूँ तो कोई पर्पस के लिए ज़िंदा रखा है उसने कोई मेरे डिवाइन को। शक्ति है जो हमेशा आपको कोई पर्पस के लिए बोला है कि दिस इज व्हाई यू आर जी लिविंग। जी जी। तो मैं क्यों रोऊं, किस लिए रोऊं? कितने लोगों को सेकंड चांस मिलती है? नहीं मिलती। मैं लकी हूँ कि मेरे को मिली है। तो मैं अपना जीवन रो के उदास होके क्यों व्यतीत करूं? भैया जिंदगी है, जिंदगी है। आज मेरे को एक इंसान बता दीजिए जिसकी जीवन में कष्ट नहीं है। ऐसा नहीं है बराबर। कि मेरे कष्ट उससे बड़े हैं या छोटे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, शायद मेरी झोली में शारीरिक कष्ट थोड़े ज़्यादा है, बट दैट्स ओके। मैनेज कर रही हूँ। किसी दिन है, किसी दिन बैठ जाती हूँ, इतना शरीर दर्द करता है। धीरे धीरे अब बोन पेन्स होना शुरू हो गई हैं, जिसका कोई आंसर नहीं है डॉक्टर के पास। तो मैं एक माइल्ड ओपियोइड ले रही हूँ 2 साल से, सुबह शाम, ताकि मेरे को नींद आ जाए। नहीं तो मेरे को नींद नहीं आती दिवेश दर्द से। पर हर दिन सुबह आँख खोलती हूँ और बोलती हूँ, आह, मेरे परिवार के साथ मैं टाइम स्पेंड कर पाती हूँ, मेरी बिटिया के साथ बात कर पाती हूँ। पापा तो नहीं हैं, पर माँ भाई बहन के साथ बात कर पाती हूँ। हस्बैंड का हाथ पकड़ के चाय पी पाती हूँ। इससे ज़्यादा क्या क्या चाहिए? बात है। क्या चाहिए बताइए? तो अगर उसने रोने के मौके दिए हैं तो हंसने के मौके ज़्यादा दिए हैं, और मैं हमेशा उन पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। साथ में ये भी सोचती हूँ कि ये जो जीवन है, जितने दिन है उतने दिन कैंसर के प्रति समर्पित है। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं, तुम पैसे के लिए क्यों काम नहीं करती? चाहूँ तो मैं किसी कर सकती हूँ दिवेश, लेकिन पर कैसे ले लूँ पैसे जो मर रहा है दिवेश उससे? अंतरात्मा, वो अंतरात्मा ही मेरे को धिक्कारेगी, और मैं क्या जवाब दूंगी उसको कि अगर उसने मेरे को जीने का मौका दिया है, तब भी उसमें भी मैं मटेरियल प्लेजर ढूंढ रही हूँ। क्या कहती है आपकी और मेरी जिंदगी? कुछ ऐसा काम ढूंढे मेरे साथ जहां शायद किसी का सच में भला हो। हम बिना पैसे कुछ सर्विस दे, किसी को हेल्प करे, अपने आसपास कुछ नया चेंज लाते हैं। जैसे वंदना बिना पैसे TMR में 9 साल काम करती है, अभी भी वो कंसल्ट करती है। आगे चलते हैं वंदना की जिंदगी में नेक्स्ट फेस। दिल्ली को मेरे को 10 महीना हो गए शिफ्ट हुए। अब मैं होप ऑन्कोलॉजी क्लिनिक है, Awesome. उधर एज अ कैंसर केयर एंड पैलिएटिव केयर काउंसलर काम करती हूँ। हफ्ते में 3 दिन जाती हूँ, और बाकी दिन वो तो यू नो इट्स अ जॉब, दो आई फाइंड सोलेस देयर, बट वो एक जॉब है। बाकी हफ्ते के 4 दिन जितने लोग मेरे को रीच आउट करते हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। साथ में मैं लंग कनेक्ट नामक एक सपोर्ट ग्रुप है जो TMH मैं आज ही देख रहा था लंग कैंसर का एक यूट्यूब का वीडियो जो आपका 16 घंटे पहले स्ट्रीम हुआ था। आई वाज गोइंग थ्रू लंग कैंसर के लिए आप जी। सो उनमें ज़्यादातर पेशेंट स्टेज 4 के पेशेंट्स हैं। आई वांट टू बी देयर फॉर और ये ना छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे अब शायद कभी आप मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगी। तो बच्चों के साथ भी काम करती हूँ, कोशिश करती हूँ पैलिएटिव जो भी इंटेंट हो, पेन रिलीफ, कोई दर्द से ना मरे दिवेश। तो कनेक्ट करती हूँ लोगों को टू द राइट डॉक्टर्स, एंड आई बीन वेरी फॉर्चुनेट दिवेश। मेरे को लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजी बड़ी भयानक सी फील्ड है, बट आई बीन वेरी फॉर्चुनेट ऑनेस्टली। मेरे को जो भी डॉक्टर्स मिले हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, वो ह्यूमन डॉक्टर्स मिले हैं, एंड आई एम सो ग्रेटफुल जो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है।
और मैं क्या करती हूँ, हाँ जी, मतलब मैं लोग मेरे को, जैसे मैंने आपको बोला, कई बार मेरे को गिल्टी फीलिंग होती है, मेरे को उनको बोलना पड़ता है कि नहीं प्लीज़ मैं नहीं कर सकती आपकी काउंसलिंग, मेरी बैंडविड्थ नहीं है, लेकिन वो फिर भी परस्यू करते हैं। तो टाइम निकालती हूँ, क्योंकि काउंसलिंग 15 मिनट का काम नहीं है दिवेश, बराबर, 1 डेढ़ बराबर। घंटा। और उसमें वेरिड एस्पेक्ट हैं, एंड ऑफ लाइफ काउंसलिंग अलग होती है, कैंसर काउंसलिंग अलग होती है। और मैं पैन इंडिया पैलिएटिव केयर नेटवर्क से जुड़ी हूँ। मेरे को बहुत आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को सब ने बहुत सपोर्ट किया है। तो इसीलिए मैं कभी भी, आप देखिए मेरे किसी भी जो भी मेरी जो मेरी इंट्रोडक्शन होती है उसमें आपने कैंसर सर्वाइवर नहीं पढ़ा होगा। हाँ, हाँ, हमने आप खुद ही अपने बोलते हो आप वॉरियर हो। और जी, मुझे तो दिखता जी। है एक फौजी की बेटी हो, राइट? तो फौजी जैसे आपके पिताजी भी जब लड़े थे, आपने भी वैसे ही लड़ाई लड़ी है। और द थिंग इज, आपने हर चीज को एक्सपीरियंस किया है। पता है वंदना जी, मेरे मन में बिहाइंड द सीन्स काफी टाइम से चल रहा है। मैं जेन्युइनली खुला ब्लंटली बोलता हूँ कि मुझे ना, जब ये इसका भी मैं अगर एक एक चीज छोटे में बोलूँ ना वंदना जी, मैंने आनंद मूवी देखा था, राइट, राजेश खन्ना का। तो जी। मुझे मूवी देखने की जरूर बहुत कम पड़ती है। आपसे बात करते करते मुझे वो फील हो रहा है कि मेरे सामने राजेश खन्ना जो आनंद, वो तो एक मूवी थी, उन्होंने एक्टिंग की थी। बट वो एक, जब आप कहते हो ना, मुझे वो स्टोन के रूम में दिवेश लेके जाते थे, फोरसेप से वो दवाई डाल देंगे मुंह में और वो भाग जाते थे। वो 3 दिन अकेले रहना, सॉल्ट बंद कर देना। आप कैंसर सर्वाइवर तो नहीं हो, वॉरियर तो हो ही, बट शायद आप उससे ऊपर जब कोच बन गए हो ना, जो अभी लोगों को, वो भी रूरल लोगों को जब आप हेल्प करते हो, एक सही रास्ता दिखाते हो ना, शायद एक डॉक्टर से थोड़ा ऊपर काम हो जाता है। मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाता है। वो ब्रिज, उस पर कोई काम नहीं कर रहा है वो स्पेस में। तो मुझे वो आनंद की मूवी लगती है कि वो एक बाबू मोशाई करके नहीं, हैप्पी एक चलता रहता है। शायद वो आनंद ने आपको अभी भी जिंदा रखा है, वो शायद पर्पस। तो आपने बोला वो शायद तब आप में वो कब मोमेंट आई थी जब आपको लगा आपको ये करना है, जब आप ऑलरेडी क्योर हो गए थे, उसके बाद देन यू फेल्ट कि नहीं मुझे हुआ तो मैं और किसी के साथ नहीं होने दूंगी। दैट वाज योर थॉट प्रोसेस? दिवेश जी, शुरू के 5-6 साल किसी भी कैंसर जिनको डायग्नोस होता है, वो 5-6 साल तो इसी डर में निकल जाते हैं कि बीमारी वापस तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि शुरू के 5 साल are very crucial. Maximum recurrences happen in the first 2 to 5 years. उसके बाद चांसेस कम हो जाते हैं। तो उन 5 साल में तो ट्रीटमेंट, मतलब ऐसा आपकी बॉडी पे टोल ले लेता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा उन 5 सालों की टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 5 years, जब थोड़ा टाइम मिलने लगा, पहले तो हर 6 महीने में हो रहा था तो टाइम ही नहीं मिलता था। उसके बाद बॉडी साथ नहीं देती, मेंटल फॉग रहता है, आप अपने बच्चे पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो वो 5 साल टुवर्ड्स द एंड ऑफ 5 years, जब थोड़ा सा टाइम मिलने लगा कि हाँ अब मैं सोच सकती हूँ, तब मेरे को एक आया, ये माइंड में आया कि अब क्या करो, जो लाइफ मेरे को भगवान ने वापस दी है, ये किसी पर्पस के लिए दी है, तो क्या कर सकती हूँ। तब ये थॉट मेरे माइंड में आया। तब हम बैंगलोर में थे, तो आई थिंक भगवान पूरा प्लान करके रखता है। बॉम्बे पोस्ट हो गए, घर भी TMH के पास ही मिला, तो आई थिंक ये भगवान का पूरा प्लान है, उसी का प्लान होता है, हम तो सिर्फ करने वाले होते हैं। तब मेरे को लगा कि मैं कुछ करना चाहूँगी फॉर अदर्स जो इस जर्नी से गुजरते हैं। बहुत मुश्किल जर्नी है। तब ये भी नहीं पता था दिवेश जी कि क्या करूँगी, कुछ पहले तो नॉलेज था ही नहीं, कोई ऐसा पढ़ाई की नहीं थी। लेकिन जब TMH में पहुँची, तब मैंने लाइफ की असलियत देखी। हम एयर कंडीशन घरों में बैठ के ये नहीं बोल रहे कि हम गलत हैं, हमारी ये प्रिविलेज हमको भगवान ने दी है, लेकिन वो
जो सड़क पे सोते हैं और जिनके पास 10 रुपए का खाना भी नहीं होता खाने के बराबर। लिए, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तब वो थॉट आया मन में। और कोप विद कैंसर जो एनजीओ के साथ मैं अभी भी जुड़ी हूँ, अमेजिंग एनजीओ है और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया दिनेश। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर मैं थोरासिक डीएमजी है टीएमएच में, डॉक्टर कुमार उसके एचओडी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने एक्चुअली असली में काउंसलिंग का महत्व समझा। आजकल ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं समझते वो और उनके जैसे और लोग चाहिए जो ये समझे कि आप शारीरिक बीमारी का तो इलाज कर सकते हैं, मानसिक बीमारी का इलाज करने के लिए एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट चाहिए जिसको तो फिर मेरे को लगा कि हाँ, अब मेरी जिंदगी जिसलिए मैं जिंदा हूँ वो पर्पस मेरे को मिल गया है। बस ऐसे ही कुछ वंदना को अपना पर्पस मिलता है। आई होप आपको भी कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी हो लाइफ में, मे बी आप भी कुछ वो नोबल पर्पस जो आप चाहते हो ना जिंदगी में, वो इकिगाई आपको भी मिल जाए। कभी कभी पर्पस ढूंढना ना वो एक जर्नी जैसा है। आप हमेशा वो जर्नी में रहते हो। कभी कभी एडवर्सिटी में पर्पस मिलता है और कभी कभी ऐसे ही पर्पस मिल जाता है। मेरे साथ बने रहना, जज्बा, यही तो काम करता हूँ। सेल्फ ग्रोथ, आपका सेल्फ डिस्कवरी और वो पर्पस की जर्नी पे आपको लेके तो चल रहा हूँ। और हाँ, ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप जज्बा कम्युनिटी अगर आप ऐसे ही हमारे साथ चलना चाहो तो, जिसकी लिंक ये एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है। सो जॉइन अस एंड लेट्स वर्क टुगेदर। जब इतना सारा वंदना की लाइफ में चल रहा था, राइट, तो मैंने उनको पूछता हूँ, वंदना आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था? व्हाट वाज इट दैट वाज गोइंग थ्रू इन योर माइंड? आप मन से कैसे जीतते थे, कैसे मन को समझाते थे? उसका जवाब सुनना चाहोगे? मैंने दिवेश अपनी लाइफ का ओनरशिप ऑफ माय लाइफ मैंने अपने हाथ में रखी थी दिवेश। तो उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी मेरे हाथ में। मैं कभी भी मैंने अपने आप को ये बोल दिया था कि एक दिन भी नहीं रहूँगी बैठ के कि हाय ये क्या हो गया। मैंने अपने आप को बिजी रखा अपनी बिटिया को की परवरिश में, उसको पढ़ाने में मैं बहुत बिजी रहती थी। तब मैं एक होम मेकर थी, क्योंकि फौजी के साथ शादी हुई थी तो हर 2 साल में मूव करना था। मैं अपने आप को, मेरा किचन आज भी मैं खुद कुक करती हूँ दिवेश। मैंने कोई कुक नहीं रखा। मेरा किचन वॉज माई कुकिंग वॉज माई स्ट्रेंथ। वो मेरे को एक बड़ा पीस ऑफ माइंड देता था। और मैं शुरू के 1 साल तो बोल भी नहीं पाती थी, तो मैं अपने आप को नई नई चीज़ें ट्राई करना, खाना बनाना, उसमें बिजी रखती थी। अपनी वॉक करती थी, वॉक करने जाती थी। कोशिश करती थी कि खुश रहूं। ड्रेसअप होना पसंद था तो ड्रेसअप अच्छे से तैयार होती थी। तो मैंने कभी अपने आप को एक कैंसर पेशेंट की मेंटालिटी से देखा ही नहीं। लोगों ने मेरे को जताया जरा देख के आते हैं। हम जहाँ पोस्टेड थे तो वहाँ पे जब मेरी आवाज़ चली गई तो गॉसिप मैंने सुनी कि अच्छा कर्नल महाजन की वाइफ की तो आवाज़ चली गई है। तो मैं कहीं गई तो उन्होंने मेरे को देखा, ओह अच्छा आप तो सही दिखती हैं। तो मैंने कोशिश किया कि कैंसर मेरे को नीचे ना खींचे। आसान नहीं है दिवेश, जैसे मैंने आपको बताया, खींचता है, बहुत खींचता है। लेकिन मैंने एक कॉन्शियस चॉइस की कि मैं उसको अपनी स्ट्राइड में लेके आगे बढ़ूं। तो वो कॉन्शियस चॉइस थी दिवेश। इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ, मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है। जो अपने हाथ में है वो है कि जब तक हो
तब तक कैसे जीना चाहते हो वो अपने हाथ में है। और जो चॉइस आप लेते हो उसी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आपका आगे का रास्ता खोलता है। अगर आप रो के काटोगे तो उसने अगर आपको 60 साल जिंदा रखना है तो आप रोते रोते 60 साल काटोगे। अगर आप हंस के और एक जिंदा दिली से जीना चाहते हो विद ऑल योर चैलेंजेस, आप तब भी 60 साल जियोगे, लेकिन एक फुलफिलिंग लाइफ जियोगे। जी, तो ये मैंने अपनी सोच अपने काबू में रखी थी। और दूसरा, मैंने अपना नया नॉर्मल खुद खोजा। मेरा आज का नॉर्मल मेरा पुराने नॉर्मल से बिल्कुल अलग है। आज मेरे को कहीं जाना होता है तो सबसे पहले मेरी दवाइयों का डब्बा पैक होता है। डॉक्टर ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी है, जिंदा हो तो ये भी चलेगा। तो मैंने अपना नया नॉर्मल खोजा है, और आई थिंक ये मैंने ही एक ये लाइन डिवाइस की है, और मैंने ही ये लाइन बनाई है जो बहुत सारे ऑन्कोलॉजिस्ट को पसंद आती है, कि आई मे नॉट बी as normal as the others are, but I have a new normal which is mine and I stick to that. अगर मेरा शरीर बोलता है वंदना तुम आज नहीं कर सकती, तो मैं बैठ जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। और अगर वो बोलता है कि भैया तुम माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लो, तो वो भी कर लूँगी। तो मैं अपने शरीर की सुनती हूँ। बहुत लोग मेरे को दिवेश बोलते हैं कि आपको देख के लगता नहीं है कि आप इतने हेल्थ पर मैं लोगों को बोलती हूँ, देखिए मैंने गले में ये डाल के थोड़ी चलना है कि मेरे को कैंसर हुआ था, मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, मेरे को ये फलाना। वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं क्यों उसको एडवर्टाइज करूँ? क्यों एडवर्टाइज करूँ? उससे किसी को तो फर्क नहीं पड़ेगा, एडवर्टाइज करने से मेरे को फर्क पड़ेगा। तो क्यों नहीं वो मैं पैकेज डील लेके अपना जीवन आगे काटूं? Awesome. Got it. एक आपका पर्पस, और एक पर्पस तो एनीवेज आपको बाद में मिला, जो 5 साल या जब आपको फ्री टाइम मिला, और आप खुद को ही लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखा था कि मुझे क्या करना है। वो फील होता, डॉक्टर ये सब चक्कर बक्कर, बट हर बार शायद टूटते तो होंगे, लेकिन हर बार बैक ऑफ माइंड आप सोचते थे कि व्हाट इज इट दैट आई शुड डू। और आपके साथ पूरी बात करके ना लगता है वंदना जी, जिंदगी ना जो कहते हैं ना, आनंद में वही कहते हैं। और मेरी मूवी वो फेवरेट है। मैं आपको एक पर्सनल चीज़ बोलूँ तो मैं शायद नॉर्मली मेरी बात बहुत कम करता हूँ, पर मैं मेरी वाइफ को ना कभी कभी मरने की एक्टिंग बहुत करता हूँ। ऐसे ही वो मैं खेल में मर गया, फिर वाइफ बोलेगी पता है तुम नाटक करो, तुम ऐसे ही करो। तो मैं इसको बोलता, जब मैं मर जाऊँ ना, तो जैसे आनंद ने वो टैप चलाई थी ना, वैसे किसी की पॉडकास्ट की टैप चला देना, तो शायद मेरी आवाज़, मैं तो मर जाऊँ लेकिन मेरी आवाज़ या अच्छे लोग से जो मिलता हूँ ना, जैसे आप मिले हो ना, मेरे को शायद ऐसा कनेक्शन, मैं शायद आपको जानता ही नहीं होता। अगर मैं आपसे नहीं मिला होता ना, तो मैं आपको नहीं जानता होता कि वंदना करके कोई थी। सो दिस इज़ माई वाई, मैं इसलिए करता हूँ। और जो भी आते हैं, सो मेरे हर गेस्ट स्पेशल होते हैं। और जो आपसे मैं बात किया ना, बहुत अलग काम कर रहे हो आप, एंड आई रियली विश आप ये काम करते रहो। ईश्वर आपको इतनी शक्ति देना। नॉर्मल लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। वापिस जो आनंद में वही कहते हैं कि ज़िंदगी बड़ी नहीं, बल्कि बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, ताकि हर मोमेंट आप तो जीतते हो, लेकिन आप लोगों को जिताते हो। सो मेरे लिए ये मूवी है। तो कोई एक लास्ट सक्सेस स्टोरी कुछ सुना सकते हो आप? बहुत सारी होगी जिनसे, कोई गांव वाले हो, कोई छोटे हो बड़े हो, कोई भी। आई मीन सक्सेस इन द सेंस, मुझे सक्सेस इज रॉन्ग वर्ड, जहाँ किसी को सच में आपकी हेल्प तो हर जगह पहुंचती है, बट शायद कुछ आपको याद रह गया हो ना कि दिवेश उसमें मुझे याद है वो क्या हुआ। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, लेकिन एक बहुत ख़ास है। एक यंग लड़का 28 इयर्स ओल्ड का, TMH में हम आए थे, तो उसको स्टेज 4 बीमारी डिटेक्ट हुआ और वो डिनायल में था। तो जो जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने बोला प्लीज़ आप इसको समझाओ। मैंने उस लड़के के साथ कम से कम 1-1.5 घंटा कॉरिडोर में बात की।
उसका और मेरा वो वेस्ट बंगाल के गांव में रहता था, मुस्लिम परिवार से था, और उसका और मेरा कनेक्ट ऐसे था कि वो मैम से कब मेरे को माँ बोलने लग पड़ा पता ही नहीं चला। मेरे को कहता था मेरी 2 माएँ हैं, आप फरिश्ते हो मेरी जिंदगी में। और छोटी छोटी बातों पे हर एक चीज़ में से डिस्कस करता था, हर एक चीज़ कहता था जब मैं आपसे बात करता हूँ तो मेरे को जीने का I have a desire to live, और बहुत मेरा और उसका बहुत खास बॉन्ड था। और उसने शादी भी की, और आज उस लड़के की डेथ हो गई है बीमारी से, बट उसकी वाइफ के साथ मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ, और वो भी मेरे को माँ बोलती है। तो हाँ, मतलब ये बॉन्ड्स आई थिंक एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते दिवेश, एक्सप्लेन नहीं कर मैं बता भी नहीं सकती कि मेरा और उसका क्या बॉन्ड था, और वो मेरे लिए ऐसे क्यों फील करता था, और मैं उसके लिए इतना क्यों स्ट्रांगली फील करती थी। बट ऐसे छोटे छोटे रिश्ते जो मेरी लाइफ में जिनका बहुत इम्पैक्ट हुआ है, बहुत सारे हैं। एक छोटा बेबी है, 3 साल का बेबी, जिसकी डाइड, आई मेट दैट चाइल्ड, उसकी 3 साल माँ की के साथ मैं अभी भी चाइल्ड कनेक्टेड हूँ। मर भी गई उसके कैंसर से। जी उसको कैंसर से, जी। और ऐसे रैंडम लोग मेरे साथ मिलते हैं दिवेश, और मतलब दे लीव, आई थिंक मेरा उनके साथ कोई पुराने ज़माने का, पुराने जन्म का कोई कनेक्ट है जो हम यहाँ पूरा कर रहे हैं। पर हाँ, बहुत कुछ ये लोग मेरे को जीवन जीने के बारे में सिखा के जाते हैं। बहुत कुछ लोग अपना जीवन खो देते हैं, आप हर जगह पे जीवन ढूंढ लेते हो। जब इनसे बात करते हो ना तो पता चलता है, अरे ऐसे भी जीते, और मैं कहाँ छोटी छोटी चीज में, मैं नहीं, हर कोई खोया हुआ रहता है। मेरा ये स्टेटस, मेरा ये, आप देखते हो, इनको देख लो जरा। जी बिल्कुल। और ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे भी नहीं हैं दिवेश, फिर भी ये खुश रहते हैं, फिर भी ये बातें सुनते हैं, फिर भी ये आपको इतना प्यार देते हैं कि कोई अपना भी ना दे पाए। इतना प्यार देते दिवेश। तो मैं तो कहती हूँ इन लोगों का प्यार के कारण आज मैं कर पा रही हूँ जो मैं कर पा रही हूँ। सराउंडेड बाय लव ऑफ ब्यूटिफुल पीपल, एवर सो ग्रेटफुल। मैं आनंद का एक डायलॉग आप बोल के ख़त्म करती हूँ। बाबू मोशाय, जीवन और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है, कब कौन कैसे जाएगा किसी को नहीं पता। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं जिसकी डोर उसने संभाल के रखी है। कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं जानता। इसके बाद मैं अपनी एक लाइन ऐड करती हूँ कि मरना तो सबने एक दिन है ही, मेरे को कोई बताइए जो नहीं मरा। So we will all die one day, ये लाइफ का इटर्नल ट्रुथ है। लेकिन जब तक मरे नहीं हैं तब तक जिंदा है, और अगर जिंदा है तो लाइफ को जिंदा दिली से जी लीजिए ना। क्यों मरने के डर से अपना रोज का जिस दिन आप जीते हैं वो प्रेशियस मोमेंट गवाते हैं। So live life to the fullest। जीवन एक ब्लेसिंग है, जी लीजिए। awesome। मरना तो है ही, मर के क्यों जिए, जब जीना ही है तो जी के ही जियो, हर पल जी के जियो। मरने के डर से हम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर लेते हैं। वो तो जब होगा जिसने जैसा उसने लिखा है वैसे तो जाना ही है, तो उससे पहले क्यों जीवन बर्बाद करते हैं। हम ये एपिसोड के एंड में आ गए हैं। ये एपिसोड में मैं इमोशनल हो गया था। मैं भी तो इंसान हूँ, आप लोग जैसे सुन रहे थे ना, मैं उनके साथ वीडियो पॉडकास्ट के ज़रिए उनकी हंसी के साथ उनकी वीरता भरी कहानी को ना सुन रहा था। विथ वन रिक्वेस्ट आई हैव, अगर आपने पूरा एपिसोड सुना है, हो सके तो वंदना महाजन, उनकी फेसबुक की लिंक मैंने ये एपिसोड में रखी है, चाहे तो उनको एक छोटा सा मैसेज भेजना या उनकी पोस्ट को लाइक करना।
ऐसे लोगों का काम ना शायद वो लाइमलाइट में नहीं आता है। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो ना जज्बा में, तो आप ऐसे गेस्ट को कांटेक्ट कीजिए, उनको बताइए कि मैंने आपके बारे में ये जाना था, आप ये काम करते रहना, इसको छोड़ना मत। क्या पता उनकी एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पावर टू वंदना महाजन। चलिए मैं एंड करता हूँ ये एपिसोड को। जय हिंद मेरे प्यारे लिसनर्स, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना। बाय बाय, साइनिंग ऑफ। और हाँ, एक लास्ट चीज़, अगर आपको मेरी ये कहानी, ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी सच में दिल को छूती है ना, तो जो भी प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हो ना, वहाँ पे सब्सक्राइब करना और रिव्यू भी लिखना, ताकि वो प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम मेरे ये पॉडकास्ट को ऊपर लिस्ट करे और ऐसी स्टोरीज और भी ज़्यादा दिलों तक पहुँचे। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, जा रहा हूँ, फिर मिलेंगे।